हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। ठीक है। सो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 4 to 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले, टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है। देखिए, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को, तो उसको इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है। कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है, उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस यहां पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है। सो सेक्शन नंबर 31 जो है वो डील करता है टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है। ये सेक्शन हम टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो वही प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सो क्या टाइम लिमिट दिया है। गुड्स के केस में देखिए 4 केस यहाँ पर दिए हैं। अगर गुड्स का जो है मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को ले जाया जा रहा है। ठीक है। एक एग्जांपल के तो समझते हैं, राजस्थान से जो गुड्स है वो मध्य प्रदेश पर ले जाया जा रहा है, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है। तो क्या बोला है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है। जब भी गुड्स को रिमूव कर रहे हैं वो टाइम पे या उससे पहले जो है इनवॉइस इशू कर देना है। नेक्स्ट केस क्या बोला है, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल। जो भी टाइम पे आप गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं वो टाइम पे या उससे पहले जो है आपको इनवॉइस इशू कर देना है। थर्ड केस क्या बोला है, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है। अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा कि सप्लाई है या नहीं है, उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है। तो क्या बोला, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब भी सप्लाई कर रहे हो वो टाइम तक, या फिर दूसरा क्या बोला, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। दोनों में से जो भी अर्लियर है वो टाइम पीरियड तक आपको इनवॉइस जो है यहां पर इशू कर देना है। और फोर्थ केस क्या बोला है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पर क्या हो रहा है, गुड्स का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट और पेमेंट एज द केस में भी। ठीक है। जब भी आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करते हो या फिर पेमेंट आपको रिसीव होता है, वो टाइम पर आपको जो है इनवॉइस इशू करना है। सो गुड्स के केस में यहाँ पर 4 केसेस थे। अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो उस टाइम पे जब भी मूवमेंट हो रहा है वो टाइम पर या उससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सेकंड केस क्या बोला, जहां इनवॉइस सप्लाई जो है डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में क्या करना है, बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल, वहां तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। थर्ड केस अगर सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे है, तो विद इन 6 मंथ या फिर बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो टाइम पीरियड तक आपको इनवॉइस इशू करना है। और फोर्थ केस क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जब कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हो तो जब भी इनवॉइस पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करते हो या पेमेंट रिसीव होता है, वो टाइम पर आपको जो है इनवॉइस यहां पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है। अब सर्विस के केस में क्या बोला है, तो देखिए सर्विस के केस में नॉर्मली आपको विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन आपने सर्विस सप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर जो है आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है, ये बढ़ करके हो जाएगा 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। ठीक है। सो इन कंपनीज के केस में टाइम पीरियड जो है वो 45 डेज कर दिया गया। ठीक है। सो अदरवाइज नॉर्मली केस में आपको 30 डेज के अंदर अंदर जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर अब सेकंड केस क्या दिया है, अगर सप्लाई है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, जो भी सप्लाई दी जाती है फॉर एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा लगातार कोई सर्विसेज दी जाती है, तो वो कहलाई जाती है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 3 केसेस यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है। सो पहला क्या बोला है, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल। ठीक है। पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो पहले से डिसाइडेड है, उस केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। जब भी पेमेंट कर रहे हैं उससे पहले या वो टाइम पर आपको इनवॉइस इशू करना है। सेकंड क्या बोला है, वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल, तो उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है, बिफोर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट रिसीव हुआ वो टाइम पे या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है। और थर्ड केस क्या बोला है, वेयर द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट पर जो है पेमेंट लिंक करता है। मान लीजिए आपको कोई रेसिपिएंट है जिसको कोई सॉफ्टवेयर बनाकर देना है। ठीक है। सो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि आप मुझे जो है इस स्पेसिफिकेशन का सॉफ्टवेयर बना करके दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरा पेमेंट है वो लिंक है कि जिस दिन मैं उनको सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा वो टाइम पे वो मुझे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट लिंक है टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है। जब भी वो इवेंट कंप्लीट होता है वो टाइम पे या उससे पहले जो है आपको इनवॉइस इशू कर देना है। सो ये सारे केसेस हो गए गुड्स और सर्विस के केस में टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, अगर कोई इंश्योरर है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी या फिर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है,
या फिर कोई अदर क्लास ऑफ सप्लायर है, सप्लायर ऑफ सर्विस, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, ठीक है। सो ये सारे सप्लायर अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं किसी सर्विस का, और वो कर रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? जो सेम पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए होते हैं, ठीक है। सो अगर सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उनको इनवॉइस कब तक इशू करना है? तो यहां पर बोला है बिफोर और एट द टाइम सच सप्लाई रिकॉर्डेड इन द हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जो भी टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे हो वो टाइम पे, या फिर सेकंड क्या बोला है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच सप्लाई वाज मेड, ठीक है। जब भी वो सप्लाई हुआ है उस क्वार्टर के एंड तक जो है आपको इनवॉइस यहां पर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीजें हो गई सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया है? वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब क्या हो रहा है? सर्विस जो है कंप्लीशन से पहले ही रुक गई है, ठीक है। उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? तो द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सच सप्लाई सीजेस, ठीक है। जब भी वो सप्लाई रुक जाती है वही टाइम पे आपको इनवॉइस यहां पर इशू कर देना है, ठीक है। सो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा वो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सेम प्रोविजंस यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं यहां पर। सबसे पहला दिया है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, ठीक है। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? देखिए, कोई भी पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यहाँ पर जीएसटी के अंदर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लेने का टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 30 डेज के अंदर तक। तो जब भी उसका टर्नओवर एक्सीड किया उससे 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा जो है रजिस्ट्रेशन का जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है 1 मार्च को, ठीक है। 1 मार्च को मेरा टर्नओवर एक्सीड कर दिया और मेरे को 30 डेज का टाइम पीरियड दिया है, तो मैंने मान लीजिए 20th मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। सो मेरे को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो 20th मार्च को मिला है। अब मैं यहां पर इस केस में लाइबल कब से होगा? मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कहलाएगा? 1 मार्च, ठीक है। क्योंकि मैंने विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर मैंने अप्लाई कर लिया और रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो मेरा इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगा? 1 मार्च यहाँ पर। अब 1 मार्च से लेकर के 20th मार्च, ये पीरियड में मैंने जो भी इनवॉइसेस इशू किए वो एज ए नॉर्मल पर्सन मैंने इनवॉइसेस इशू किए होंगे, वहां पर कोई भी तरह का टैक्स मैंने चार्ज नहीं किया होगा, ठीक है। सो ये जो भी इनवॉइसेस हैं इन इनवॉइसेस को मैं रिवाइज कर सकता हूं, ठीक है। और रिवाइज करने का टाइम पीरियड कितना दिया है? रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइसेस ऑलरेडी इशू, ठीक है। जो भी इनवॉइस आप ऑलरेडी इशू कर सकते हो, कर चुके हो, उन इनवॉइसेस को आप रिवाइज कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या दिया है? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है। सो ये सारे इनवॉइसेस आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर रिवाइज टैक्स इनवॉइस के लिए कुछ चीजें यहाँ पर बोली गई है कि देखिए, अगर आपने जो भी सप्लाई किया है वो सारे ही सप्लाई B2B सप्लाई है, ठीक है। तो चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, दोनों ही केस में आपको हर एक इनवॉइस को जो है यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो है सप्लाई आप कर रहे हो B2B सप्लाई, ठीक है। अब सेकंड केस क्या दिया है? अगर आप सप्लाई कर रहे हो B2C सप्लाई, मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको देखना है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन द स्टेट ही आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस यहां पर इशू कर सकते हो, ठीक है। तो सारे इनवॉइस को कंसोलिडेट कर सकते हो अगर जो है सप्लाई इंट्रा स्टेट है, ठीक है। अगर सप्लाई कर रहे हो B2C सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, तो उस केस में आपको देखना है, अगर वो सप्लाई जो है वो अप टू ₹2.5 लाख तक है, मतलब लिमिट दिया हुआ है, अगर 2.5 लाख तक ही आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आप कंसोलिडेट कर सकते हो इनवॉइस को, ठीक है। और अगर आपका सप्लाई जो है वो मोर देन ₹2.5 लाख है, तो उस केस में आपको इश्यू रेसिपिएंट वाइज रिवाइज इनवॉइस, मतलब हर एक रेसिपिएंट के हिसाब से आपको इनवॉइस जो है यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट। सिंपल फिर से समझ लेते क्या बोला हमने। देखिए, जब भी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, लेकिन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो पहले का होगा, तो ये टाइम पीरियड में आपने जो भी सप्लाई किया है, जो भी इनवॉइसेस इशू किए हैं, उन इनवॉइसेस को आप रिवाइज कर सकते हो। और टाइम लिमिट क्या दिया? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। सो 1 मंथ के अंदर अंदर जो है आप इनवॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सप्लाई किया B2B सप्लाई, तो दोनों ही केस में आपको हर एक इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर B2C सप्लाई है और इंट्रा स्टेट है, वो आपको जो है कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप बना सकते हो। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको देखना है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रेसिपिएंट वाइज जो है रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और अगर सप्लाई जो है वो अप टू ₹2.5 लाख है, तब तक आप जो है इनवॉइस कंसोलिडेट कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज टैक्स इनवॉइस का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, मतलब टैक्स इनवॉइस आपको इशू करने की जरूरत नहीं है,
कब? जब ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होती है। कौन कौन सी कंडीशन दी है कि देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 रुपीज होना चाहिए। सो 200 रुपए से आपका अगर वैल्यू जो है कम है। सेकंड क्या बोला? रेसिपिएंट वो है अनरजिस्टर्ड, और थर्ड है रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। मतलब वैल्यू जो है आपका सप्लाई का वो 200 रुपीज से कम है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, और वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो है उसको इनवॉइस की जरूरत भी नहीं। तो ये अगर तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होती है उस केस में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हो एट द क्लोज ऑफ ईच डे। मतलब जब भी वो डे एंड होता है उसके एंड में आपको एक ही कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप लोग बना सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 31(3)(b). अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 31(3)(c) जो बात करता है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है कोई भी एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज को। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है कोई भी एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विस। और सेकंड क्या बोला है? कोई भी पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, सो इन दोनों ही केसेस में वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई यहां पर इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रूल नंबर 46A। रूल नंबर 46A बात करता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। देखिए ये कब इशू होगा? जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है कोई भी टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस। ठीक है, दोनों ही सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वो अलग अलग टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की बजाय वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट जो है इशू कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी पर्सन एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो हमने यहां पर देखा कोई भी पर्सन एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसको बिल ऑफ सप्लाई यहां पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड दोनों ही सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट रहता है ये दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जो टैक्स इनवॉइस की जो रिक्वायरमेंट है वो, और जो रूल नंबर 46 में दी हुई है, और जो बिल ऑफ सप्लाई का रिक्वायरमेंट है जो रूल नंबर 49 में दिया हुआ, दोनों के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर क्या होता है? देखिए हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर देखा है कि अगर आपको कोई भी एडवांस रिसीव होता है तो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो एडवांस सप्लाई ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग है। ठीक है, सो ये रेसिपिएंट है, इसने कोई एडवांस पेमेंट किया सप्लायर को, तो उस केस में जो है सप्लायर इशू करेगा रिसीट वाउचर फॉर टू द रेसिपिएंट। ठीक है, और ये एक तरह का एविडेंस रहेगा, रिसीट वाउचर एविडेंसिंग रिसीट ऑफ सच पेमेंट। ठीक है, कि आपको पेमेंट रिसीव हो गया उसका एक एविडेंस है और आपको यहाँ पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको कोई भी एडवांस रिसीव हुआ है और उसका नेचर आपको पता नहीं है कि कौन सा सप्लाई आप लोग करने वाले हो। ठीक है, तो उस केस में आप टैक्स का पेमेंट कैसे करोगे? तो यहाँ पर एक अजम्पशन लेना है आपको कि टैक्स का रेट जो है वो 18% अज्यूम करना है और सप्लाई जो होगा वो इंटर स्टेट सप्लाई हो। ठीक है, सो इसके हिसाब से आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफंड वाउचर। अब रिफंड वाउचर क्या होता है? देखिए इस स्टोरी से ही लिंक है। अगर कोई भी रेसिपिएंट है जिसने एडवांस का पेमेंट किया सप्लायर को और सप्लायर ने क्या किया यहाँ पर रिसीट वाउचर उसको इशू कर दिया। ठीक है, अब रिसीट वाउचर इशू करने के बाद ना उसने कोई सप्लाई की, ठीक है, ना ही कोई सप्लाई की, ना ही कोई टैक्स इनवॉइस इशू किया। आपको एडवांस पैसा मिला तो आपको कोई ना कोई सप्लाई करनी पड़ेगी गुड्स और सर्विस की। ठीक है, सो ना ही कोई सप्लाई की ना ही कोई इनवॉइस इशू किया, उस केस में जो है उसको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा अपने रेसिपिएंट को। ठीक है, सो जब भी वो रिफंड करेगा तो उसको इशू करना पड़ेगा रिफंड वाउचर। सो द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू टू द पर्सन हु हैड मेड द पेमेंट अ रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट। ठीक है, सो उसको रिफंड वाउचर यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। ठीक है, सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होता है? देखिए कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो लाइबल है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4). ठीक है, 9(3) क्या है? आरसीएम का है, जो बात करता है कि कोई भी स्पेसिफाइड सर्विसेज है जो मेंशन की हुई है तो उस केस में आपको रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, और सेक्शन 9(4) बात करता है कोई भी सर्विसेज आपको रिसीव होती है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो क्या बोला है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो लाइबल है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर 9(3) और 9(4) शेल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो क्या बोला है? देखिए सेक्शन 9(4) के अंदर तो हमेशा ही जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा, तो उस केस में तो हमेशा जो है आपको रेसिपिएंट को ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और उस इनवॉइस को बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। ठीक है, लेकिन अगर कोई सेक्शन 9(3) यहाँ पर कब एप्लीकेबल होगा? जब यहाँ पर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो ही आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना है, अगर सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है उस केस में इनवॉइस जो है वो सप्लायर ही बनाए। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? जब भी कोई पर्सन आरसीएम के अंदर टैक्स पेमेंट करता है अपने सप्लायर को, उस केस में जो है
इशू किया जाता है पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इफ ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 93 एंड 9। ठीक है, तो जब भी वो पेमेंट कर रहा है उसको पेमेंट वाउचर यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 55 जो बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी चालान। ठीक है, डिलीवरी चालान कब बनाया जाता है समझिए, जब भी कोई गुड्स को है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, मतलब इनवॉइस के बगैर आप जब भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको डिलीवरी चालान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से केसेस यहाँ पर कवर होते हैं, तो देखिए सबसे पहला दिया है सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस। लिक्विड गैस के केस में क्या होता है, जब भी आप सप्लाई कर रहे हो लिक्विड गैस को किसी एक प्लेस से दूसरी जगह पर, तो उसका क्वांटिटी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहां से आपने कितना क्वांटिटी भेजा है और बीच इन बिटवीन जो है लिक्विड गैस जो है वो उड़ जाता है, तो कितना रिसीव हुआ है वो आपको पता नहीं रहेगा। तो उस केस में आप इनवॉइस जो है यहाँ पर इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस हो गया। या फिर सेकंड क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स फॉर जॉब वर्क। ठीक है, जॉब वर्क का चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें क्या देखा था, कोई भी गुड्स जो प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को भेज रहा है तो उसको टैक्स का पेमेंट करना जरूरी नहीं है, उसको इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है। ठीक है, और थर्ड केस क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, कोई भी आर्टिस्ट है जिसने अपना आर्ट है अपना पेंटिंग है वो एग्जीबिशन में भेजा है। ठीक है, वो सप्लाई कब कहलाएगा, जब कोई भी बायर उस पेंटिंग को खरीद लेता है, तब तक वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो ये क्या रीजन हो गया, अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। और फोर्थ क्या बोला है, सच अदर सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, सो इन केसेस में जो है आपको डिलीवरी चालान यहां पर इशू करना पड़ेगा जब भी आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, विदाउट इनवॉइस के लिए। अब डिलीवरी चालान क्या होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होगा। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, 16 डिजिट का उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। सीरीज जो है 1 या मल्टीपल सीरीज हो सकती है। और कब इशू किया जाएगा, जब भी गुड्स को रिमूव किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान यहां पर बनाना है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रूल 55A। ठीक है, तो जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो आपके पास या तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या फिर बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी अ कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 46 एंड 49। ठीक है, तो जब भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए साथ में, क्योंकि इन बिटवीन जो है आपका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अब टैक्स इनवॉइस के क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, तो देखिए जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस का कोई भी फॉर्मेट यहां पर बताया नहीं गया है। ठीक है, सो हर कंपनी चाहे तो अपने मन से अपनी डिजाइन जो है फ्रीली बना सकते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीएसटी एक्ट ने क्या बोला है कि आपको कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर होने चाहिए। ठीक है, सब कौन कौन से मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो देखते हैं वन बाय वन। नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जो भी सप्लाई कर रहा है उसका डिटेल होना चाहिए। सीरियल नंबर होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। उसके बाद रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसके इसमें नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटीएन और यूएएन ऑफ रेसिपिएंट ये डिटेल भी होनी चाहिए। और अगर रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो उसके इसमें देखना है, अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो मोर देन ₹50,000 है तो उस केस में आपको नेम एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड स्कोर। ठीक है, ये सारी डिटेल रेसिपिएंट की भी आपको देनी पड़ेगी अगर जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मोर देन ₹50,000 है। ठीक है, सेकंड केस क्या दिया, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 50,000 है तो आपको ये सारी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डिटेल्स देनी पड़ेगी अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो रिक्वेस्ट करता है आपको कि ये सारी डिटेल जो है आप अपने टैक्स इनवॉइस में लगा कर दीजिए। अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस केस में आप लोग को है ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका जब लिमिट 50,000 से ज्यादा होगा तो ही आपको रेसिपिएंट का डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, इन केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, या तो कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग का सप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो बाय और थ्रू ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विसेज दे रहे हो, या फिर कोई भी सप्लायर है जो ओआईडीआर सर्विस दे रहा है किसी रेसिपिएंट को हु इज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, कोई रेसिपिएंट को सर्विस दे रही जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे ये 50,000 हो या ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको जो है रेसिपिएंट का सारा डिटेल देना पड़ेगा, नेम एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद नेम ऑफ स्टेट एंड कॉल। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अमेंडमेंट दिया है कि अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर जो है वो कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग का सर्विस दे रहा है या फिर ईसीओ है या फिर कोई ओआईडीआर सर्विस सप्लायर है, तो उस केस में वो अगर सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट भी मेंशन कर देता है तो उस केस में मान लिया जाएगा कि डीम टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, तो वो पूरा एड्रेस यहाँ पर मान लिया जाएगा, तो आपको नेम
एड्रेस, ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन कर देते हो रेसिपिएंट का, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस जो है मान लिया जाएगा। ठीक है, ये केस कौन सी चीजें हैं, जब सप्लायर जो है वो कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग का है, या फिर ईसीओ है, या फिर ओआईडीआर सर्विस दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एचएसएन कोड, आपके इनवॉइस के अंदर एचएसएन कोड होना चाहिए। ठीक है, अब एचएसएन कोड के रिगार्डिंग देखिए, अगर सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 5 करोड़ से कम या उसके इक्वल है, तो उस केस में आपको देखना है। अगर B2B सप्लाई है तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है इनवॉइस में। अगर B2C सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर को आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो मेंशन करो, आप चाहो तो ना करो। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन कर रहे हो तो आपको 4 डिजिट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एचएसएन कोड। ठीक है, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मोर देन 5 करोड़ है, तो उस केस में चाहे B2B सप्लाई हो या चाहे B2C सप्लाई हो, दोनों ही केस में आपको 6 डिजिट का जो है एचएसएन कोड यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस में। ठीक है, अब और क्या क्या चीजें दी है, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्वांटिटी कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, रेट ऑफ टैक्स हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना आपने अमाउंट का टैक्स चार्ज किया वो आपको बताना है, प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कहां डिलीवर करने वाले, अगर B2 शिप टू मॉडल है तो आपका बिलिंग किसको हो रहा वो एड्रेस भी होना चाहिए, और शिपिंग किसको हो रहा वो एड्रेस भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, टैक्स, अगर क्या आप टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर पे कर रहे हो ये भी आपको बताना पड़ेगा। सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर होना चाहिए। और लास्ट क्या बोला है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, मतलब क्यूआर कोड आपको होना चाहिए विद IRN नंबर। ठीक है, अगर ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, अगर ई इनवॉइस का केस है तो इनवॉइस के अंदर क्यूआर कोड भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ई इनवॉइस जो है हम आगे चल करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। कौन कौन सी चीजें बोली है, 3 सर्विसेज यहाँ पर बोले, या तो कोई बैंकिंग कंपनी है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हो गए, तो इनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपको जो है एड्रेस ऑफ द कस्टमर एंड सीरियल नंबर ऑफ देयर इनवॉइस, ये दोनों ही चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है इनवॉइस में। ठीक है, क्योंकि उनके जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस और सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे सप्लायर को लिए ये जो लिस्ट हमने ऊपर देखा, ये सारी चीजें टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइस कितने इशू करना है, तो देखिए, अगर कोई सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, तो उस केस में आपको ट्रिप्लीकेट कॉपीज यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट होना चाहिए, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, लेकिन अगर कोई सप्लाई कर रहे हो सर्विस का, तो उस केस में आपको डुप्लीकेट, मतलब 2 कॉपीज आपको बनाना पड़ेगा, इसमें ओरिजिनल जो है वो रेसिपिएंट को दिया जाएगा और डुप्लीकेट जो है वो सप्लायर को दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस के केस में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो गुड्स के केस में 3 कॉपीज और सर्विस के केस में 2 कॉपीज आपको यहाँ पर बनानी है। नेक्स्ट क्या दिया है, वेयर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल देयर इज नो नीड टू इशू इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट। ठीक है, जहां पर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपको ये डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए, कोई भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में क्या है, आपको यहाँ पर एक एंडोर्समेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि आप सप्लाई जो है वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो। ठीक है, सो एक्सपोर्ट जो है दोनों ही केसेस में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर एक एंडोर्समेंट जो है इनवॉइस के साथ में यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट इनवॉइस जो होता है वो सेम होता है एज टैक्स इनवॉइस। जो टैक्स इनवॉइस की हमने जो डिटेल्स देखी वो सारी डिटेल्स जो है एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, वेयर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर, तो इंस्टेड ऑफ नेम एंड नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन इज टू बी मेंशन। ठीक है, तो जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो स्टेट तो कोई होगा नहीं, तो आपको सीधा कंट्री का नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, अदरवाइज एक्सपोर्ट इनवॉइस विल बी सेम एज टैक्स इनवॉइस। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग। ठीक है, ई इनवॉइसिंग क्या बोलता है, देखिए, ई इनवॉइसिंग जो लाया गया कॉन्सेप्ट वो B2B सप्लाई को रिपोर्ट करने के लिए लाया गया। ठीक है, सो जो भी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज हो रही है वो यहाँ पर ई इनवॉइसिंग के थ्रू रिपोर्ट कर दी जाती है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है आपको अपना इनवॉइस यहाँ पर लोड करना पड़ेगा और ई इनवॉइस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कब एप्लीकेबल होगा, देखिए, कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेस है विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, मतलब 2017-18 से ऑनवर्ड कोई भी साल में अगर आपका टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है, तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको अपना इनवॉइस को जो है ई इनवॉइस करवाना पड़ेगा। ठीक है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट वॉलेंटरी
मतलब आप वॉलंटरीली ये चीज नहीं कर सकते हो। ओनली नोटिफाइड पर्सन आर एंगेज टू रिपोर्ट इनवॉइसेस ऑन आईआरपी पोर्टल, ठीक है। सो नोटिफाइड जो भी पर्सन को नोटिफाई किया है, नोटिफाई किसको किया है, जिसका टर्नओवर जो है मोर देन 5 करोड़ है, तो वो यहाँ पर इनवॉइस करेंगे। अब नेक्स्ट दिया है कि आपको जो है आईआरएन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो जब भी कोई इनवॉइस आप बनाते हो, आपका इनवॉइस अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब उस इनवॉइस को जो है अपलोड करना पड़ता है आईआरपी पोर्टल पे, और आईआरपी पोर्टल क्या करता है, जनरेट करके देता है एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ठीक है। एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है जो 64 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर जनरेट करके देता है, जिसको डिजिटली साइन करता है और एक क्यूआर कोड उसमें ऐड करता है, ठीक है। सो जो भी आपने इनवॉइस बनाया है उसको आप आईआरपी पोर्टल पे अपलोड करोगे और वहां पर एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको जनरेट होगा, ठीक है। और ई इनवॉइस जो है वो वैलिड तभी कहलाएगा ओनली व्हेन अ वैलिड आईआरएन, जब वैलिड आईआरएन होगा उस इनवॉइस पे तभी वो इनवॉइस वैलिड कहलाएगा, ठीक है। अब ई इनवॉइस के एडवांटेजेस क्या है, तो आप रीड कर सकते हो। ऑटो रिपोर्टिंग हो जाता है इनवॉइसेस का, ठीक है। अगर आप कोई भी ई इनवॉइस जनरेट किया किसी इनवॉइस का, तो आपके जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा, ठीक है। ईबे बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, एरर्स कम हो जाएंगे, पेमेंट जल्दी होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, ठीक है। टैक्स इवेजन कम हो जाएगा और फेक इनवॉइसेस जो है वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस है ई इनवॉइसिंग के, ठीक है। अब कौन कौन सी सिचुएशन में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो अगर कोई भी सप्लाई कर रहे हो जो कि B2B सप्लाई है, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन B2C सप्लाई अगर है तो यहां पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ये है, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो बाय नोटिफाइड पर्सन, तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, और इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ये है, कोई भी सप्लाई मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, टैक्स ऑन विच इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब अंडर सेक्शन 9(3) के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हो आरसीएम के अंदर, तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, where specified category of supplies are received by notified person from unregistered person attracting RCM under section 9(4) और थ्रू इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और कोई भी इनवॉइस इशू कर रहा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, अगर कोई इनवॉइस इशू कर रहा है तो उस पर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस में जो है इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। अब गवर्नमेंट ने जो है कुछ एंटिटीज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस। सो कौन कौन सी एंटिटीज हैं, सो देखिए सबसे पहले दिया है कोई भी एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट बोला है यहाँ पर, एसईजेड डेवलपर नहीं बोला है, ठीक है। एसईजेड डेवलपर पर हमेशा ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। कोई एसईजेड यूनिट है वो एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से। नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी इंश्योरर हो गया, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। थर्ड हो गया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जो सप्लाई कर रही है सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज। नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी सप्लायर है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है। और लास्ट क्या बोला है, कोई भी पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, ठीक है। सो ये सारी एंटिटीज जो है ई इनवॉइसिंग प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। सो इनको ई इनवॉइसिंग प्रोविजन से एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। लेकिन इन सारे ही टैक्स पेयर्स को जो है एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इवन दो हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर वो एक्सीड करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सर्कुलर दिया है। सर्कुलर क्या बोलता है, सर्कुलर नंबर 186 has clarified that the said exemption from generation of e-invoice is for the entity as a whole and is not restricted by the nature of supply being made by the said entity। मतलब क्या है, जो भी ये प्रोविजंस है वो एंटिटी एज अ होल पर लगाए जाएंगे, ठीक है। जो एग्जम्पशन है वो भी पूरी एंटिटी पे लगेगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई भी बैंकिंग कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है बैंकिंग सर्विसेज, बट वो साथ में जो है वो गुड्स का भी सप्लाई कर रही है, इंक्लूडिंग बुलियंस को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। सो दोनों ही सर्विसेज दे रही है, तो उस केस में जो नोटिफिकेशन है एग्जम्पशन का बैंकिंग कंपनीज को, वो पूरे एज एंटिटी एज अ होल पे लगेगा और सारी सप्लाई जो है यहाँ पर कवर अप की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइसेस, ठीक है। सो आपने जो भी इनवॉइसेस है जो आईआरपी पोर्टल पे आपने अपलोड कर दी है, अब अगर आपको इनवॉइस को कैंसिल करना है, कोई भी रीजन हो सकता है आपका कैंसिल करने का, तो अगर कोई सेलर चाहे तो वो इनवॉइसेस जो है वो कैंसिल कर सकता है, कैंसिल आईआरएन फॉर एन ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन आईआरपी विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। सो आप आईआरपी पोर्टल पे जाकर के वो इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला है, अगर
कनेक्टेड ई इनवॉइस, क्योंकि आईआरएन जब आईआरपी जब इनवॉइस जनरेट करता है इनवॉइस, तो वो इनवॉइसेस जो है ई वे बिल भी जनरेट करता है और वो सारी चीजें कनेक्टेड रहती है, ठीक है, क्योंकि वहां से डिटेल आपके जीएसटीआर 1 में भी ऑटो पॉपुलेट होती है और ये ई वे बिल में भी आपके ऑटो पॉपुलेटेड होती है, ठीक है। सो अगर कनेक्टेड ई वे बिल जो है वो एक्टिव है और उसको वेरीफाई कर दिया बाय ऑफिसर ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो उस केस में जो है वो इनवॉइस यहाँ पर कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कैंसिलेशन यहाँ पर परमिट नहीं होगा। अदरवाइज नॉर्मल केस में आप जो है इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या बोला, अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आईआरपी। जो भी इनवॉइस अपलोड है उसका अमेंडमेंट जो है आप आईआरपी पोर्टल पर नहीं कर सकते, उसका अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे ही किया जा सकता है। जब भी आप जीएसटीआर 1 जो है, जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो तो आप उस इनवॉइस को अपडेट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी पॉसिबल नहीं है थ्रू आईआरपी, ठीक है। सो ये हो गया कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइसेस। अब देखिए आईआरपी क्या करता है, आईआरपी सेंड्स ई इनवॉइस डेटा अलोंग विद आईआरएम। वो क्या करता है, डेटा सेंड करता है, किसको, जीएसटी सिस्टम को भी सेंड करता है और ई वे बिल सिस्टम को भी सेंड करता है। सो जीएसटी सिस्टम को जब सेंड करता है तो वो आपके जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 ऑफ सप्लायर, उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है नेक्स्ट, ऑटो पॉपुलेट डेटा इन जीएसटीआर 2A और 2B ऑफ रेस्पेक्टिव रिसीवर्स। मतलब जो भी रेसिपिएंट है उसके 2A 2B में भी शो हो जाएगा और जो सप्लायर है उसके जीएसटीआर 1 में भी यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ई वे बिल सिस्टम है, आपको ई वे बिल जनरेट करना है, तो उसमें भी जो है ट्रांसपोर्टर आईडी और व्हीकल नंबर वगैरह ये जो भी सारी चीजें हैं वो ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगी। सो ई इनवॉइसिंग जो है वो सारी चीजों से लिंक है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है ई इनवॉइसिंग स्कीमा। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि हर एक जो एंटिटी है, हर एक कंपनी है, वो अपने हिसाब से जो है टैक्स इनवॉइस डिजाइन कर सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सिर्फ सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स किए हुए हैं कि वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स आपके इनवॉइस में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ई इनवॉइसिंग के अंदर एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट यहाँ पर सेट करने के लिए कुछ मैंडेटरी फील्ड्स जो आप फिल करोगे तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है ई इनवॉइसिंग स्कीमा यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, जो फॉर्म जीएसटी INV 1 में होता है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग स्कीमा मैंडेट्स अबाउट व्हाट पर्टिकुलर शैल बी रिकॉर्डेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू IR, ठीक है। सो कौन कौन सा फील्ड्स यहाँ पर होने चाहिए वो मैंडेटरी बता देता है। अब कुछ अदर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस टू IRP इज आल्सो पॉसिबल। तो आपको ढेर सारे इनवॉइसेस हो तो आप बल्क इनवॉइसिंग भी, बल्क अपलोडिंग भी कर सकते हो इनवॉइसेस का। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है that there is no requirement to carry the physical copy of tax invoice in case where e-invoice has been generated, ठीक है। तो जब भी आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया है तो आपको टैक्स इनवॉइस कैरी करना जरूरी नहीं है। जब भी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको जो फिजिकल कॉपी है टैक्स इनवॉइस का वो कैरी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है, ठीक है। अब जब भी ई इनवॉइस जनरेट किया जाता है तो आपके पास एक क्यूआर कोड दिया जाता है और उस क्यूआर कोड में आईआरएन नंबर ऑलरेडी एम्बेडेड रहता है, ठीक है। सो जब भी आप वो क्यूआर कोड भी अगर आप डिस्प्ले कर दोगे तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो वेरीफाई कर सकता है और वो सफिशिएंट हो, ठीक है। तो आपने अगर क्यूआर कोड भी शो कर दिया है तो आपका जो है सफिशिएंट होगा, आपको टैक्स इनवॉइस कैरी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। अब ई इनवॉइसिंग का पूरा एक ओवरफ्लो जो दिया है, ओवरऑल वर्क फ्लो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो भी टैक्स पेयर है, जो सप्लायर है, वो क्रिएट करेगा अपना इनवॉइस, ठीक है। अपना कोई भी सिस्टम हो सकता है, अकाउंटिंग या बिलिंग सॉफ्टवेयर होगा, उसके हिसाब से वो इनवॉइस जनरेट करेगा। इनवॉइस जनरेट करके क्या करेगा, वो अपलोड करेगा ई इनवॉइस टू आईआरपी पोर्टल पे वो इनवॉइस जनरेट करेगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद क्या करेगा, आईआरपी जनरेट करेगा आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट करके देगा, ठीक है। और उसको डिजिटली साइन भी करेगा और एक क्यूआर कोड भी यहाँ पर लगा करके देगा। और ये सारी चीजें करने के बाद आईआरपी क्या करेगा, ई इनवॉइस को जो है रिटर्न कर देगा सप्लायर को, ठीक है। आपने अपना इनवॉइस जनरेट करके दिया आईआरपी पोर्टल पे, वहां पर जो है आईआरएन नंबर जनरेट होगा, डिजिटली साइन होगा, क्यूआर कोड लगने के बाद वो इनवॉइस आपको फिर से जो है दे दिया जाएगा। और वो जो इनवॉइस आपको रिसीव हुआ है, सप्लायर क्या करेगा, वो ई इनवॉइस जो है रिसीवर को दे देगा अलोंग विद द क्यूआर कोड। सो ये सारा जो है वर्क फ्लो है ई इनवॉइस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्यूआर कोड क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई पर्सन रजिस्टर करता है आईआरपी पोर्टल पे और अपना इनवॉइस अपलोड करेगा तो क्यूआर कोड वहां पर जनरेट होकर आता है। क्यूआर कोड में सारी डिटेल रहती है इनवॉइस की, ठीक है। और जब भी कोई ऑफिसर उसको इन ट्रांजिट भी अगर उसको कोई चेक करता है तो उनके पास एक ऑफलाइन ऐप है, उस ऑफलाइन ऐप से वो सीधा सीधा स्कैन करके क्यूआर कोड को स्कैन करके सारी जो डिटेल है इनवॉइस की वो ले सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन ऐप इसलिए दिया ताकि कोई भी इंटरनेट नहीं हो, ऐसा कोई रोड साइड पे आप जहां पर चेक कर रहे हो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में जो है आप इनवॉइस को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्यूआर कोड हो गया। नेक्स्ट दिया है डायनेमिक क्यूआर कोड। ये क्या होता है, डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन V2
B2C इनवॉइसेस, ठीक है। जब भी कोई आप इनवॉइस इश्यू कर रहे हो B2C सप्लायर को, मतलब B2C को इश्यू कर रहे हो, ठीक है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अब डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, देखिए डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, सिंपल स्कैन एंड पे फैसिलिटी देता है आपको, ठीक है। सो आपको सीधा जब भी आप स्कैन करोगे तो आपके उस मोबाइल में ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है, ठीक है। आपको अमाउंट टाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही उस अमाउंट को आप एडिट कर सकते हो, सीधा आप स्कैन करो और पेमेंट कर दो। तो ये होता है डायनेमिक क्यूआर कोड। ये किसको एप्लीकेबल है, तो देखिए all B2C invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 1780, मतलब 2017-18 से लेकर के कभी भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर जाता है 500 करोड़ पर, ठीक है, 500 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी वो सप्लाई करता है B2C सप्लाई, उस केस में उसको डायनेमिक क्यूआर कोड यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और डायनेमिक क्यूआर कोड क्या करता है, सीधा मोबाइल वॉलेट से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी अमाउंट का डालना या एडिट करने का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपने ये डायनेमिक क्यूआर कोड जो है जनरली आप कहीं रिलायंस स्मार्ट में जाते हो या डी मार्ट में जाते हो, वी मार्ट में जाते हो, सर आप पेमेंट करोगे तो आपको दिखेगा कि आप सीधा स्कैन करते हो और अमाउंट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है, आपको यहाँ पर अमाउंट एडिट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं देता है, तो आपको सीधा स्कैन करके पेमेंट करना रहता है, ठीक है। अब डायनेमिक क्यूआर कोड कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन सी एंटिटीज को एप्लीकेबल नहीं है, तो सेम दिया हुआ है, जो ई इनवॉइसिंग के एक्सेप्शंस थे वही यहां पर है, सिर्फ एक चेंजेस है कि वहां पर एसईजेड जो यूनिट है उस पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं थे, और यहां पर दिया हुआ सप्लाई ऑफ ओआईडीआर सर्विस, ठीक है। सो अदरवाइज सारे एंटिटीज सेम है, कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर कोई जीटीए हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी, या फिर कोई भी सर्विसेज होगी बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ठीक है। और लास्ट के लिए सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज। सो ऐसी यूनिट को छोड़ के यहाँ पर उसकी जगह पर यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट अलग दिया हुआ है, अदरवाइज सेम एंटिटीज है जिनको डायनेमिक क्यूआर कोड भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट के केस में क्या बोला, देखिए एक्सपोर्ट जब भी किया जाता है, सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट, दो सच सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही है, लेकिन ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस वहां पर एप्लीकेबल होते हैं एक्सपोर्ट के केस में भी, ठीक है। और ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या मानते हैं कि वो एज अ B2B सप्लाई है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो B2B सप्लाई उसको कंसिडर किया जाता है, इसलिए डायनेमिक क्यूआर कोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। डायनेमिक क्यूआर कोड जो है एक्सपोर्ट के केस में एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, कंप्लायंस विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो क्या बोला है, कुछ केसेस दिए हुए हैं जहां पर क्या बोला है कि अगर सप्लायर जो है क्रॉस रेफरेंस दे देता है पेमेंट का, अगर सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे देता है पेमेंट का, तो उस केस में द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग डायनेमिक क्यूआर कोड, मतलब ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट केस दिया है, सप्लायर प्रोवाइड्स डायनेमिक क्यूआर कोड बट द कस्टमर ऑप्ट्स टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर, मतलब सप्लायर ने डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराया लेकिन कस्टमर ने जो है पेमेंट उसके थ्रू नहीं किया। नेक्स्ट क्या बोला, सप्लायर ने जो है अवेलेबल कराया कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, मतलब यूपीआई का जो आईडी है उसने अवेलेबल कराया, और कस्टमर ने जो है where though dynamic QR code is not displayed but the details of merchant as well as transactions are displayed and captured, मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट नहीं किया लेकिन यूपीआई के थ्रू उन्होंने जो है पेमेंट यहाँ पर रिसीव किया है, और सारी डिटेल्स यहाँ मर्चेंट की जो है यहाँ पर शो की गई है। नेक्स्ट क्या की दिया है, इन केस ऑफ प्रीपेड इनवॉइसेस वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस होने से पहले ही आपको पेमेंट रिसीव हो गया। सो इन सारे ही केसेस में जो है अगर सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे देता है पेमेंट का, तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, where the ECO online applicant has complied with the dynamic QR code requirement, whether a supplier using such e-commerce portal or application will still be required to comply। तो देखिए अगर रेफरेंस दे दिया है क्रॉस रेफरेंस, तो यहाँ पर उस पर ऐसा मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो गया, और उसको अलग से जो है सप्लायर ऑफ ई कॉमर्स पोर्टल को यहाँ पर डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, नो डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड ऑन एन इनवॉइस इशूड टू अ रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या है, डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा जब कोई भी इनवॉइस इशू किया जाता है किसी रेसिपिएंट को जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेक्स, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जहां पर रेसिपिएंट जो है आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, सप्लाई जो सर्विस का हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, और
पेमेंट भी जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हो गया, ठीक है। तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ओवर द काउंटर, ठीक है, मतलब रिटेल सेल्स हो रहा है ओवर द काउंटर, द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर इज रिसीव्ड ऑन द पेमेंट काउंटर बाय displaying डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, whereas the invoice along with the invoice number is generated from the processing system being used by the supplier merchant after receiving the payment। मतलब क्या हुआ, ये देखिए सिंपल केस दिया है, आप डीमार्ट में गए, ठीक है, आपको क्या है, ओवर द काउंटर आपको डायनेमिक क्यूआर कोड दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उनका कंडीशन क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हो, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद जो है इनवॉइस जनरेट होता है, ठीक है, पेमेंट होने के बाद ही इनवॉइस जनरेट किया जाता है। तो उस केस में क्या बोला है कि आपका जो भी यूनिक ऑर्डर आईडी है या फिर यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर है उसको आपको लिंक करके देना पड़ेगा इनवॉइस में, ठीक है, वो लिंक होना चाहिए टू द इनवॉइस इशूड बाय द सेट ट्रांजैक्शन में बी प्रोवाइडेड इन द डायनेमिक क्यूआर कोड, मतलब जब भी आपने पेमेंट किया, पेमेंट और इनवॉइस जो है वो लिंक होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव बिफोर डायनेमिक क्यूआर कोड इज जनरेटेड, मतलब आधा पैसा जो है वो पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में सप्लायर को जो क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा जो भी पार्ट पेमेंट किया है, और बाकी का जो पेमेंट है वो आप रिमेनिंग पेमेंट जो है क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे केसेस हैं, ये सारे केसेस में नॉर्मल आपको ध्यान रखना है कि अगर सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे देता है तो उस केस में डीम्ड मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बात करता है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो इस चैप्टर के अंदर टोटल अपने को 4 सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 31 से लेकर के 34 तक। सो सेक्शन नंबर 31 हमने अभी देखा, टैक्स इनवॉइस की बात करता है। अब सेक्शन नंबर 34 जो बात करता है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है। सो सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 बात करता है क्रेडिट नोट्स। क्रेडिट नोट क्या होता है, देखिए, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, ठीक है, जब भी कोई इनवॉइस इशू किया गया है किसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए, तो आपको देखना ये 4 कंडीशन जो है वो अगर फुलफिल होती है उसी केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन दी है, अगर टैक्सेबल वैल्यू जो है इनवॉइस का वो ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, जो भी सप्लाई किया उससे ज्यादा आपने वैल्यू चार्ज किया है, या फिर टैक्स जो चार्ज किया है, टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। थर्ड क्या बोला है, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द सप्लायर, मतलब सेल्स रिटर्न, जब आपने कोई भी गुड्स सेल किया और उसको रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, वो हो गया। और फोर्थ क्या बोला है, वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, मतलब क्या हुआ, आपको 100 रुपीज के गुड्स सप्लाई करने थे और आपने 80 रुपीज के गुड्स ही सप्लाई किया, मतलब जो सप्लाई है वो डेफिशिएंट है, ठीक है, कम है। तो ये 4 केसेस कौन कौन से, पहला अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्स, जितना आपको पे करना था, टैक्सेबल इनवॉइस था, ठीक है। सेकंड क्या बोला, जितना टैक्स चार्ज किया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्स पेबल। थर्ड क्या था, कोई भी गुड्स को आपने सप्लाई किया और वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है। और फोर्थ क्या बोला, जो भी सप्लाई आपने किया वो फाउंड टू बी डेफिशिएंट है। सो इन चारों ही केसेस के अंदर रजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो इशू करेगा, मैं इशू 1 और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर द सप्लाईज मेड इन एनी फाइनेंशियल ईयर टू द रेसिपिएंट, ठीक है, जो भी रेसिपिएंट को है यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, ठीक है। अब टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है, सो देखिए क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट क्या बोला कि अगर आपको क्रेडिट नोट इशू करना है तो उस केस में 30 नवंबर तक जो है, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड, जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपने सप्लाई किया है उसके अगले साल तक, उसके अगले साल के 30 नवंबर तक जो है आपको क्रेडिट नोट यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट क्या बोला है, और द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न whichever is earlier, ठीक है। सो ये यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है, इसके बाद जो है आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाओगे। अब समझिए क्रेडिट नोट होता क्या है, सिंपल, आप जब भी अपना सेल करते हो वो आपका आउटवर्ड सप्लाई है वो आप जीएसटीआर 1 के अंदर शो करोगे, ठीक है। जब भी आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है तो उस केस में क्या क्रेडिट नोट आपको इशू किया जाएगा, तो उससे आपका लाइबिलिटी जो है वो कम हो रहा है, टैक्स का पेमेंट आप कम करोगे, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है कि कब तक आप अपना लाइबिलिटी जो है वो कम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, it is important to note that credit notes are not permitted to be issued in case of secondary discounts। secondary discount क्या होता है, देखिए हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 के अंदर पढ़ा था कि क्या क्या चीजें जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड की जाएगी, ठीक है। वहां पर हमने डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें एक टर्म दिया था सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, जो दिया जाता है और जो नोन नहीं होता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई कर रहे हो वो टाइम पर नोन नहीं होता है कस्टमर को, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड भी नहीं होता है, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी सेकेंडरी डिस्काउंट दिया है उस केस में आपको क्रेडिट नोट इश्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो लाइबिलिटी है वो एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है सप्लायर का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा।
अब नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट नोट्स। ठीक है, सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन 3। सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 बात करता है क्रेडिट नोट का, सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट, सबसेक्शन 3 बात करता है डेबिट नोट। ठीक है, अब डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? तो देखिए, वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव इशूड फॉर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और इस केस में दो कंडीशन दिया, अगर आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है इन इनवॉइस इज लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। ठीक है, और क्या बोला है, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। या तो वैल्यू आपने कम चार्ज किया है या फिर आपने टैक्स जो चार्ज किया वो कम है एज कंपेयर टू टैक्स पेबल। ठीक है, सो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, रजिस्टर्ड सप्लाई जो है वो इशू करेगा वन और मोर डेबिट नोट्स टू द रेसिपिएंट। ठीक है, अब डेबिट नोट का क्या बोला है, जब भी आपको डेबिट नोट रिसीव होता है तो उसी मंथ में जो है आपको डेबिट नोट को रिपोर्ट कर देना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट कोई भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट नोट के केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। क्यों नहीं दिया है समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। क्रेडिट नोट के केस में क्या हो रहा था, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो रहा था, आपकी आउटवर्ड सप्लाई से क्रेडिट नोट जो है, जितना भी अमाउंट का क्रेडिट नोट है वो आपका लाइबिलिटी कम कर रहा था। ठीक है, डेबिट नोट में क्या हो रहा है, आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है मतलब आप सरकार को ज्यादा पेमेंट करोगे टैक्स का। ठीक है, और जब भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, जब उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो उस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप डेबिट नोट जो है कभी भी जो है अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, डेबिट नोट शेल इंक्लूड अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस क्या होता है, देखिए मान लीजिए मुझे जो पैसा चार्ज करना था कस्टमर से वो 120 रुपीज था। ठीक है, 120 रुपीज के मैंने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए हैं और उसके कारण मुझे पैसा चार्ज करना था 120 रुपीज, लेकिन मैंने क्या किया, गलती से जो है 100 रुपीज ही चार्ज किया। तो अब बाद में मैं क्या करता हूँ, एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करता हूँ अपने रेसिपिएंट को और 20 रुपीज जो है अलग से चार्ज करता हूँ। तो सप्लीमेंट्री इनवॉइस जो है वो भी डेबिट नोट ही माना जाएगा। ठीक है, और सेम ट्रीटमेंट यहां पर रहेगा। अब नेक्स्ट दिया है प्रोसीजर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स। ठीक है, सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के केस में क्या होता है कि देखिए, दवाइयां जो है वो मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को देता है और होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर जो है फाइनली कस्टमर को बेचता है। ठीक है, मेडिसिन हो गए या कोई भी ड्रग्स हो गया। ठीक है, सो ये क्या होता है, इनका एक डिफाइनेड लाइफ होता है। ठीक है, उतने लाइफ में वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो जाती है तो क्या करता है, जो भी रिटेलर होता है वो अपने होलसेलर को जो है वो रिटर्न करता है वो मेडिसिन को। ठीक है, क्योंकि अब वो यूज की नहीं रही। तो इस केस में क्या बोला है, जब भी गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हो सकते हैं, टू ऑप्शंस कैन बी फॉलोड। कौन कौन से, पहला दिया है रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। मतलब क्या कर रहे हो, जो गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो उसको एज अ फ्रेश सप्लाई ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, सो अब यहाँ का क्या बोला है, इन केस द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब जो भी रिटेलर है, रिटेलर क्या है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो वो क्या करेगा, सिंपल सा एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, और वो रिटर्न सप्लाई को एज अ फ्रेश सप्लाई यहां पर ट्रीट करके टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। वैल्यू क्या लेगा, जो इनवॉइस इशू कर रहा था वैल्यू क्या लेगा, जितने गुड्स, जितना का वैल्यू उससे चार्ज किया गया था जब उसको सप्लाई किया गया रिटेलर को, उतना ही सेम वैल्यू वो लेगा वापस से इनवॉइस इशू करने के टाइम पे। ठीक है, और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर है जो कि रेसिपिएंट होंगे सच रिटर्न सप्लाई के। ठीक है, रिटेलर क्या कर रहा है, होलसेलर को दे रहा है और होलसेलर अपने मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। तो ये क्या, जो रिटर्न सप्लाई में है ये लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जितना आईटीसी उन्होंने पे किया है, जितना टैक्स का पेमेंट किया है उतना वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, अगर जो है रिटेलर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, सेकंड केस क्या बोला है, अगर रिटेलर कंपोजिशन सप्लायर है तो वो क्या करेगा, गुड्स को रिटर्न तो कर देगा और इशू क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमने देखा कि टैक्स इनवॉइस यहाँ पर आप इशू नहीं कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा और जो भी रेट होगा एप्लीकेबल रेट आपको कंपोजिशन टैक्स पेयर को टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और आईटीसी यहाँ पर रेसिपिएंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है अगर आपने कोई भी सप्लाई लिया है, रिसीव किया है फ्रॉम एन कंपोजिशन सप्लायर। ठीक है, और थर्ड केस क्या बोला, अगर रिटेलर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो सिंपल सा गुड्स को रिटर्न कर देगा और कोई भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट जो है अपना इशू कर देगा और यहाँ पर कोई भी तरह का टैक्स भी वो चार्ज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, सो तीन केसेस हमने यहाँ पर देखे। ये कौन से थे, अगर आप मेडिसिन को रिटर्न कर रहे हो और फ्रेश सप्लाई की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो तीन कौन से केसेस थे, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो सिंपल सा टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और सामने वाला जो है उसका मैन्युफैक्चरर हो गया या होलसेलर हो गया वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपोजिशन सप्लायर है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा वो टैक्स का पेमेंट कर देगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो कोई भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू करेगा और किसी भी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड केस क्या बोला है कि जब वो मेडिसिन को रिटर्न कर रहे हैं
तो रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग क्रेडिट नोट, मतलब क्या कर रहे हैं, वो क्रेडिट नोट दे रहे हैं एज अ सेल्स रिटर्न। पहले मैन्युफैक्चरर ने सेल किया था रिटेलर को, अब रिटेलर क्या कर रहा है, उसको वापस रिटर्न कर रहा है वही गुड्स, ठीक है। और ट्रीट क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला है, द मैन्युफैक्चरर होलसेलर हु हैज सप्लाइड द गुड्स टू द होलसेलर रिटेलर हैज द ऑप्शन टू इशू क्रेडिट नोट, ठीक है। वो अपना लायबिलिटी यहां से कम कर सकते हैं। अब क्या बोला है, अगर क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है, जो टाइम लिमिट दिया हुआ है क्रेडिट नोट इशू करने का, उतने टाइम पीरियड में जो है अगर क्रेडिट नोट इशू कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसने क्रेडिट नोट इशू किया है, वो यहाँ पर क्रेडिट नोट अपने जीएसटीआर 1 में शो करेगा और उसका लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर उसने 1000 रुपीज की मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेची थी, ठीक है, और उस पर जीएसटी चार्ज किया था 180 रुपीज 18% के हिसाब से, ठीक है। सो 1180 इतना अमाउंट उन्होंने चार्ज किया था अपने रिटेलर से, ठीक है। अब जब रिटर्न किया वो मेडिसिन को, तो क्या किया, ये मैन्युफैक्चरर ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, और क्रेडिट नोट इशू करके ये 180 रुपीज का जो लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हुआ था, वो यहाँ पर खत्म कर दिया क्रेडिट नोट इशू करके, ठीक है। लेकिन रेसिपेंट जो है, जो रिटेलर है, वो अगर रजिस्टर्ड हुआ तो उसने क्रेडिट लिया होगा, आईटीसी लिया होगा, तो यहां पर अगर क्रेडिट नोट करके आप अपना लाइबिलिटी कम कर दिए हो, तो जो भी रेसिपिएंट है, जो रिटेलर है, उसको जो है आईटीसी यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो उसने आईटीसी अवेल नहीं किया, अगर आईटीसी अवेल नहीं किया तो कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन अगर उसने आईटीसी अवेल किया तो उसको यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी सो अवेल अगेंस्ट द गुड्स बीइंग रिटर्न, ठीक है। क्योंकि आपने जब गुड्स रिटर्न करते हो तो आपको आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ता है। जब आपने गुड्स खरीदे, आप टैक्स का पेमेंट करते हो और जितना भी पेमेंट करते हो उसका आईटीसी आप ले लेते हो, ठीक है। जब गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो जो आईटीसी आपने पहले लिया था उसको आपको यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड केस क्या बोला है, अगर आपका जो क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम पीरियड है वो लैप्स हो जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड लैप्स हो गया, तो उस केस में सप्लायर चाहे तो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन उसका टैक्स लायबिलिटी में कोई भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो उस केस में उसका लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय हिम इन हिज हैंड, ठीक है। सो चाहे आप क्रेडिट नोट के थ्रू भी रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप एज ए फ्रेश सप्लाई की तरह भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए रिटेलर ने जो है गुड्स को रिटर्न कर दिया मैन्युफैक्चरर के पास, अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो एक्सपायर वाले मेडिसिन है, उनका कोई यूज तो है नहीं, तो वो क्या करता है, उन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम सेक्शन नंबर 17(5)(h) जो ब्लॉक क्रेडिट 17(5) का दिया हुआ उसमें एक कंडीशन दी है कि अगर गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते, जो भी आपने इनपुट्स यूज किया, मैन्युफैक्चरर ने जब वो मेडिसिन बनाया था उसमें जो भी इनपुट्स लिए थे उसका जो आईटीसी उसने क्लेम किया था वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा अगर वो गुड्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आईटीसी चैप्टर के अंदर, जब भी कोई गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अब मैंने जो ओरिजिनल सप्लाई था, किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने रिटेलर को सप्लाई किया मेडिसिन का, ठीक है। सो सप्लाई किया था 1 जुलाई को, और गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया गया 20 सितंबर को, ठीक है, अगले साल 2024 में, ठीक है। तो क्या हुआ, गुड्स को रिटर्न कर दिया और ये क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट विद इन द टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा या होलसेलर होगा वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, और सब्सिक्वेंटली उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा बाय सब सप्लायर, ठीक है। वो अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर देगा, क्रेडिट नोट अपने जीएसटीआर 1 में शो करेगा और अपना लायबिलिटी कम कर देगा, ठीक है। लेकिन सेकंड केस क्या बोला, जब 1 जुलाई को सप्लाई किया और डेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15 दिसंबर है, ठीक है, मतलब टाइम पे जो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद जो है क्रेडिट नोट इशू किया, तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर चाहे तो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, बट उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड द सेम ऑन द कॉमन पोर्टल, तो आपको वो कॉमन पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। ये था हमारा सेक्शन नंबर 34। अब सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है, सिंपल सेक्शन है। यहां पर क्या बोला है, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। सो टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है, कोई भी अनऑथोराइज कलेक्शन आप ये टैक्स का नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट ये सेक्शन नंबर 33 जो बात करता है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। जितना भी टैक्स आप चार्ज कर रहे हो अपने रेसिपेंट से, तो आपको जो अमाउंट है टैक्स का वो आपको इनवॉइस में हमेशा शो करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आप डीमार्ट में, वीमार्ट में कहीं भी खरीदारी करने जाते हो तो लंबा सा आपको इनवॉइस दिया जाता है, लेकिन उसके भी नीचे आपको है टैक्स का अमाउंट यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। सो हर केस में आपको टैक्स अमाउंट शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक यहाँ पर अमेंडमेंट दिया गया है कि ई इनवॉइसिंग के जो प्रोविजंस है, ठीक है, ये क्या बोलता है
applicability of e-invoicing to government departments, PSUs, etc., registered solely for the purpose of deduction of tax at source as per section number 51. जो भी एंटिटीज है जो रजिस्ट्रेशन लिया अंडर सेक्शन 51, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है इनवॉइसिंग का 5 करोड़ का, अगर वो एक्सीड कर जाता है तो वो पर्सन अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है, किसको, रेसिपिएंट कौन है, अगर वो सप्लाई कर रहा है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या कोई स्टैब्लिशमेंट या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी हो गई या पीएसयूज है, तो उस केस में भी जो है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे और उसको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 14 पेजेस के अंदर हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझा होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।